नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। मेरी और मेरी टीम की ओर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चूँकि त्योहारों का सीज़न है और कई एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी कड़ी में शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे फिगर काउंटिंग। रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फिगर काउंटिंग। तो उसी के साथ उसी की कड़ी में आज हम अपना क्लास फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहली क्लास में पढ़ा था कि हम लोग त्रिभुज में त्रिभुज की संख्या निकालना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि वर्ग या आयत में त्रिभुज की संख्या निकालना। और कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी त्रिभुज में छोटे छोटे त्रिभुज दिए होंगे तो हम उसमें किस प्रकार से त्रिभुज की संख्या निकालना सीखेंगे। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो इसके आगे हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ग में वर्ग की संख्या निकालना, आयत में आयत की संख्या निकालना और आयत में वर्ग की संख्या निकालना। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वर्ग में वर्ग की संख्या, वर्ग में वर्ग की संख्या निकालना, वर्ग में वर्ग की संख्या निकालना। तो चलिए देखते हैं कि वर्ग में वर्ग की संख्या किस तरीके से निकाली जा सकती है। वर्ग में वर्ग की संख्या किस तरीके से निकाली जा सकती है? तो इस तरीके से तो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे। हम लोग एक वर्ग बना लेते हैं। अच्छा, एक क्लास में मैंने आपसे एक बार डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से पहचानेंगे कि कोई भी आकृति अगर दी है तो वो वर्ग है या आयत है। क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि वर्बल का जो सेक्शन होता है इसमें तो क्लियर होता है आयत या वर्ग। वर्बल का जो सेक्शन होता है इसमें आयत या वर्ग क्लियर होता है। पर ये जो नॉन वर्बल का सेक्शन होता है, ये जो नॉन वर्बल का हमारा सेक्शन होता है, इसमें आयत या वर्ग का क्लैरिफिकेशन नहीं करता है। मतलब कि ये आपको चित्र में लिखा नहीं रहेगा कि इस आयत में कितने त्रिभुज हैं या इस वर्ग में कितने त्रिभुज हैं, ये आपको निकालना है। ये उस क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है। तो हम पहचानेंगे किस तरीके से? तो सबसे पहले हम इसी बात पर डिस्कस कर लेते हैं कि हम पहचानेंगे किस तरीके से कि कोई भी फिगर अगर आपके सामने दिया हुआ है तो वो आयत है या वर्ग, वो आयत है या वर्ग। देखिए, अगर ऐसे हमारे पास एक बना हुआ है फिगर इस तरीके से, तो हम किस तरीके से पहचानेंगे कि वो आयत है या वर्ग? हम किस तरीके से पहचानेंगे कि वो आयत है या वर्ग? इस तरीके से दो फिगर मैंने आपके सामने बनाया है, और किसी भी फिगर में आयत या वर्ग की अगर हम बात करें तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके की जो लाइन जाती है, ठीक है, इस तरीके की जो लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं रो, और जो इस तरीके के जो हमारी सीधी लाइन जाती है उसको बोलते हैं हम कॉलम। ठीक है, इस तरीके की जो संरचना है इसको हम बोलेंगे रो, और जो ये संरचना होगी, मतलब कि ये लाइन जो है वो रो की तरफ जा रही है और ये जो हमारा ये कॉलम ना। तो हम इस फिगर में देख लेते हैं 1 2, ठीक है, 2, 1 2 3। तो हम सबसे पहले क्या काउंट करेंगे? ये रो और कॉलम को हम काउंट करेंगे। इसमें हम देख लेते हैं कितना है, 1 ना, इसमें कितना है, 1 2 3, इसमें कितना है, 1 2 3, ठीक है। अब इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4, और इसमें कितना है, 1 2 3 4। एक लाइन हम इधर और ऐड कर ले रहे हैं इस तरीके से, ठीक। तो इसमें जो हमारे रो और कॉलम है, देखिए रो और कॉलम से ही हम क्लियर कर सकते हैं कि जो हमारी दी हुई आकृति है वो वर्ग है या आयत है। अगर रो
इक्वल टू कॉलम हुआ। क्या हुआ? रो इक्वल टू कॉलम हुआ, मतलब कि रो कॉलम के बराबर हुआ, तो दी गई आकृति हमारी क्या होगी? वर्ग होगी। क्या होगी? वर्ग होगी। अगर रो इक्वल कॉलम हुआ तो दी गई आकृति क्या होगी? वर्ग होगी। और रो नॉट इक्वल टू कॉलम हुआ तो दी गई आकृति क्या होगी? आयत होगी। क्योंकि जो नॉन वर्बल वाला हमारा पार्ट होता है, मैं आपको पहले ही बताया, उसमें क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता है कि हमारा जो फिगर है वो वर्ग है कि आयत है। तो हमको सिर्फ इसी तरीके से पहचानने में आसानी मिलेगी कि रो और कॉलम जो हमारा दिया है उसमें रो और कॉलम इक्वल हुआ, रो और कॉलम इक्वल हुआ तो वो वर्ग है, और रो और कॉलम इक्वल नहीं हुआ तो वो आयत है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? रो और कॉलम इक्वल हुआ तो वर्ग है, और रो और कॉलम इक्वल नहीं हुआ तो आयत है। क्लियर? अब चलिए, अगर हमको इस फिगर में काउंटिंग करनी है, हमने आपसे बताया कि वर्ग में वर्ग की संख्या निकालना सीखेंगे और आयत में आयत की संख्या निकालना हम सीखेंगे, और आयत में वर्ग की संख्या निकालना हम सीखेंगे ना। इतनी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं आज की क्लास में। तो देखते हैं, अब ये वर्ग है, तो चलिए पहले वर्ग में वर्ग की संख्या निकालना सीख लेते हैं। वर्ग में वर्ग की संख्या निकालना सीख लेंगे। तो इस वर्ग में जब हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम छोटे कॉलम की बात करें, छोटे बॉक्स की बात करें, तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे? हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब कि अगर हमसे एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है कि इस दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो 9 तो हमें दिख रहे हैं, तो 9 तो हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि कैसे, और जैसे ये तो 9 तो हमने 1 2 3 ये एक एक वाले काउंट किए हैं, पर अभी इसको 2 ब्लॉक को मिला के भी बने हैं ना जो वर्ग हैं इसमें। जैसे देखिए, ये 2 ब्लॉक को मिला के कुछ वर्ग बने हैं, फिर 3 ब्लॉक को मिला के भी वर्ग बने हैं ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फॉर्मूले की। हम इसका क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। वर्ग निकालने के लिए हम रो या कॉलम किसी एक का वर्ग कर देंगे। रो या कॉलम किसी एक का वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 9। 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 4। 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 1। ठीक है, तो यहाँ पे कुल कितने आ जाएंगे? 14। कितने आ जाएंगे? कुल 14 वर्ग आ जाएंगे। तो अगर हमें वर्ग में वर्गों की संख्या निकालनी है तो कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, हमको सिर्फ या तो रो का या तो कॉलम का वर्ग कर लेना है और उन सभी को जोड़ देना है। क्या कर लेना है? उन सभी को जोड़ देना है, तो हमारा आंसर निकल आएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? फिर से देख लीजिए, वर्ग में वर्ग की संख्या निकालने के लिए हम या तो रो का या तो कॉलम का जितना है, जितने वर्ग या जितने रो या जितने कॉलम होंगे उन सभी का वर्ग निकाल के हम उसको जोड़ देंगे। उन सभी का वर्ग निकाल के हम उसको जोड़ देंगे। जैसे देख लीजिए, कुछ और छोटा सा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम देख लेंगे, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये फिगर देखिए, इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। 1 2 3 और एक और लाइन ले लेते हैं इस तरीके से, 4 1 2 3 4। तो इसमें सबसे पहले तो रो और कॉलम की संख्या बराबर है ना? 1 2 3 4 5 काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, ये हो गया। रो और कॉलम हमारे इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है कि ये वर्ग है। इसका मतलब क्या है? ये वर्ग है। तो रो और कॉलम की संख्या जब बराबर हो गई है तो ये वर्ग है। ठीक है, जब ये वर्ग है तो हम क्या करेंगे? हमने अभी आपसे बताया कि ये वर्ग है, तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। इन सभी का हम स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 16। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9।
और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1। ठीक है, तो इन सभी को जब हम जोड़ लेते हैं ना, 6 5 11 9 20 4 24 1 25, 5 हासिल किया 2 2 2 4 1 5, यानी कि 55 वर्ग इस पूरी इस आकृति में है। पूरे 55 वर्ग इस आकृति में है। ये आकृति जो आपको दिखाई दे रही है इसमें कुल 55 वर्ग है। अच्छा, एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि किसके कितने वर्ग है, मतलब कि 5 5 के कितने वर्ग हैं, 4 4 के कितने वर्ग हैं, 3 3 के कितने वर्ग हैं, 2 2 के कितने वर्ग हैं। तो इसके लिए देखिए एक सिंपल सा बस मैं आपको बता रही हूँ ट्रिक। जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो 1 के होते हैं, मतलब कि एक ब्लॉक के, जैसे देखिए 25 है ना, तो एक ब्लॉक का 25 वर्ग है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 इधर से 1 2 3 4 5, 5 5 25, यानी कि 5 1 1 के जो ब्लॉक हैं वो 25 हैं, 2 2 के जो ब्लॉक हैं वो 16 हैं, 3 3 का जो है वो 9 है, 4 4 का जो है वो ना 3 3 का जो है वो 9 है, और 4 4 के हैं जो वो 4 हैं। देखिए 4 4 के जो हैं वो 4 हैं, और 5 का सिर्फ एक ब्लॉक है जो ये बड़ा वाला दिख रहा है। 5 का सिर्फ एक ब्लॉक ये बड़ा वाला है। समझ में आ रहा है? तो कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि किसके, मतलब कि कितने, 4 4 के कितने हैं, 5 5 के कितने हैं, और 6 6 के कितने हैं, या 3 3 के कितने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपल सा, जो सबसे ज़्यादा होता है वो 1 का होता है, उससे कम 2 का, उससे कम 3 का, उससे कम 4 का, उससे कम 5 का। इस तरीके से सीरियल अपना निकल जाएगा। आप काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 4 के 4 ब्लॉक है तो हम क्या करेंगे, 4 के देखिए 1 ये है, दूसरा है ये 2, तीसरा है ये 3, और चौथा है ये 4। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं आयत में वर्ग की संख्या निकालना। क्या, आयत में वर्ग की संख्या निकालना। क्या पढ़ेंगे, आयत में वर्ग की संख्या निकालना। तो आयत या वर्ग है ये कैसे पहचानेंगे, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। आयत या वर्ग की पहचान अभी हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताई है। तो इस तरीके से फिगर है, रो या कॉलम इक्वल ना होने पे हम साफ साफ पहचान पाएंगे कि जो दी गई आकृति है वो आयत है, वर्ग नहीं है ना। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3, ठीक, और 1 2 3 4 5। तो इसमें हमारे रो इज़ नॉट इक्वल टू कॉलम, यानी कि ये जो दी गई आकृति है वो आयत है। ये जो दी गई आकृति है वो आयत है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आयत में कैसे निकालेंगे वर्ग की संख्या। वर्ग के लिए तो हम लोगों ने देख लिया कि वर्ग में वर्ग की संख्या निकालने के लिए हमें उन सभी का या तो आयत, या तो रो का, या तो कॉलम का स्क्वायर कर देना और उन सभी को जोड़ देना है। पर अगर आयत में वर्ग की संख्या निकालनी है तो हमको क्या करना होगा, आयत में वर्ग की संख्या निकालने के लिए जो हमारे सबसे बड़े रो या कॉलम के सबसे बड़े डिजिट को हम लेंगे और उनका मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे पीछे से। सबसे बड़ा क्या है इसमें, देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है, 5 है, और इधर सबसे बड़ा 5 है, और इधर सबसे बड़ा क्या है, 3 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इधर से, मतलब एक इधर से, एक इधर से, फिर एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, और एक इधर से, इस तरीके से एक दूसरे का मल्टीप्लाई करते हुए हम आएंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 का। तो क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15 ना, 4 2 जा 8, और 3 1 जा 3। फिर इन सभी को हम जोड़ देंगे, हम सभी को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 8 5 13 3 16, 6 हासिल किया 1 2 26। तो इसमें वर्गों की संख्या कुल कितनी आ गई, 26। इसमें वर्गों की संख्या कुल कितनी आ गई, 26। फिर से देख लीजिए क्या करना है, हमको सबसे पहले पहचानना है कि आयत है या वर्ग, और जैसे ही हम इस चीज़ को पहचान जाएंगे तो आयत अगर हुआ तो हमें सबसे बड़ा जो संख्या है उसका पीछे से मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे। तो सबसे बड़े डिजिट का सबसे बड़े डिजिट से, फिर उसका उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में। अब आप पूछेंगे कि रुकेंगे कहाँ पे, तो रुकेंगे वहाँ पे जब या तो रो में
या तो कॉलम में 1 आ जाए, किसमें, या तो रो में या तो कॉलम में, मतलब किसी एक में भी 1 आ गया तो वहीं पर आप स्टॉप कर जाएंगे और उतने पे ही मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन सभी को जोड़ देंगे। जैसे हमने 5 से 3 का किया, 4 से 2 का किया, 3 से 1 का किया, 1 आ गया, या तो रो में आ जाए या तो कॉलम पे आ जाए। जैसे ही 1 आ जाएगा हम वहीं पर रुक जाएंगे और जितने भी हमारे डिजिट आए हैं उन सभी को मल्टीप्लाई करके हम जोड़ देंगे। ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया, इसको हम लोगों ने जोड़ा तो 26 आ गया। ठीक है, कितना आया, 26 आ गया। जब 26 आया तो अब इसमें हम बता सकते हैं कि वर्गों की संख्या कितनी है। वर्गों की संख्या कितनी है तो 26। इसमें वर्गों की संख्या कितनी है तो 26। देखिए, जैसे एक फिगर और देख लेते हैं, थोड़ा आपका रिवीजन हो जाए, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। हम लोगों ने देखा वर्ग में वर्ग की संख्या निकालना और आयत में वर्ग की संख्या निकालना। क्या देखा हम लोगों ने, वर्ग में वर्ग की संख्या निकालना और आयत में वर्ग की संख्या निकालना। फिर से देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, थोड़ा आप लोग भी कोशिश करिए कि किस तरीके से आप वर्ग में वर्ग की संख्या निकालना सीखेंगे और आयत में आयत की कैसे निकालेंगे। देखिए, इस फिगर से आप थोड़ा और क्लियर कर पाएंगे। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये वाली लाइन, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हमने त्रिभुज पढ़ा, फिर हमने वर्ग पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे आयत ना। हमने त्रिभुज पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे आयत। ये क्या है, इस तरीके से फिगर आप लोग भी तो चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, या अगर आपके पास ऐसी कोई फिगर अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप चाहें तो खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। और नोट्स आप लोग खुद से बनाएंगे तो वो अच्छा होगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें रो और कॉलम हम काउंट कर लेते हैं कितने हैं। रो और कॉलम काउंट कर लेते हैं कितने हैं। तो चलिए काउंट किया जाए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने हो गए, 6। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमारे 6 रो हो गए और कॉलम 7 हो गए। 6 कितने, रो कितने हो गए, 6 हो गए। रो कितनी है, 6 है, और कॉलम कितनी है, 7 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया सबसे बड़ा जो भी होगा वहाँ से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 इंटू 6, फिर 6 इंटू 5, फिर 5 इंटू 4, इसके बाद 4 इंटू 3, फिर 3 इंटू 2, फिर 2 इंटू 1 हमारा आ गया। हमने आपसे पहले ही बोला कि जैसे ही 1 आ जाएगा आप मल्टीप्लाई वहीं पे स्टॉप कर देंगे। जैसे ही 1 आ जाएगा वहीं पे मल्टीप्लाई स्टॉप कर देंगे। ठीक है, 6 से 7 का, 7 से 6 का, 6 से 5 का, 5 से 4 का। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 से 6 डिजिट का 6 डिजिट से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको कर लेते हैं, 6 7 जा कितना होगा, 42। ठीक, 6 5 जा 30, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। हो गया। अब हम इन सभी को ऐड कर देंगे, 2 2 4 6 10 2 12। ठीक, 2 कैरी गया 1, और 4 + 4 8 9 10 11। कितना हो गया, 11, यानी कि 112। कितने आ गए, 112। इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है तो 12। मैं आशा करती हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं
कि किस तरीके से, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग आयत में आयत की संख्या निकालेंगे। या एक और चीज़ है, आयत में आयत की संख्या भी निकालनी है और समांतर रेखाओं के युग्म। देखिए एग्जाम में आपको दोनों चीज़ें पूछती हैं और इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है। मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, समांतर रेखाओं के युग्म। समांतर रेखाओं के युग्म या फिर आयत की संख्या निकालना। आयत की संख्या, समांतर रेखाओं के युग्म या आयत की संख्या। चलिए देखते हैं समांतर रेखाओं के युग्म और आयत की संख्या। अगर मैं ये इस तरीके से कुछ ड्रॉ करूं, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने समांतर रेखाओं के युग्म हैं, तो आप मुझसे कहेंगे कि इसमें एक समांतर रेखाओं के युग्म है। कितने हैं? एक। समांतर रेखाओं के कितने युग्म हैं? एक। तो और या फिर मैं इसी लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दूं। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें समांतर रेखाओं के कितने युग्म हैं, तो भी आप मुझसे यही कहेंगे कि इसमें समांतर रेखाओं के एक युग्म है, क्योंकि लाइन या सीधी खींची हो या तिरछी खींची हो, इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। बस आपके समांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर, मतलब कि रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, फिर वो सीधी हो या तिरछी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जो समांतर रेखाएं हैं एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। कितनी समांतर है ये, बस इससे आपको मतलब होना चाहिए कि कितना जो रेखाएं हैं वो समांतर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया कि एक रेखा है इसकी, मतलब कि एक युग्म है। पर इसी तरीके से अगर मैं कई और ड्रॉ कर दूं, अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें समांतर रेखाओं के कितने युग्म हैं। आप समझ पा रहे, इसमें समांतर रेखाओं के कितने युग्म हैं? तो एक युग्म ये हो गया, एक ना, दूसरा दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर 6, 7, 8, 9। 9 समांतर रेखाओं के युग्म तो हमको दिख रहे हैं। पर अब इन दोनों रेखाओं के भी समांतर रेखाओं के युग्म, क्योंकि ये दोनों भी तो एक दूसरे के समांतर हैं, फिर ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो इस तरीके से इसमें कई ज़्यादा, मतलब कि कह सकते हैं कि 1, 2 या 3 नहीं, कई सारी रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा भी तो एक दूसरे के समांतर ही है। फिर चाहे हम इस रेखा या इस रेखा की बात करें, सारी रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो हमको काउंट करने में दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए, अगर कई सारी रेखाएं एग्जाम में आपसे पूछ लेती हैं ऐसे दे के, और आपसे पूछ लेता है कि इसमें समांतर रेखाओं के कितने युग्म हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, छोटा सा बस एक ट्रिक लगाना है। आपको उसके बीच के जो सेगमेंट है, जो हमने आपको पहले ही बताए थे सेगमेंट क्या होते हैं ट्रायंगल वाले में, सिर्फ सेगमेंट को काउंट करना है। तो चलिए इसके सेगमेंट को काउंट कर लेते हैं। और सेगमेंट कभी भी बाहर नहीं काउंट करते हैं, ये वाला एरिया सेगमेंट नहीं होता है, ये वाला एरिया सेगमेंट नहीं होता, सेगमेंट हमेशा अंदर होता है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने सेगमेंट हो गए? 6 सेगमेंट हो गए। तो इसमें कुल कितने सेगमेंट हैं? 6 सेगमेंट है। हम इसी सभी 6 सेगमेंट को, सभी सेगमेंट को काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10 ना, 10, 5, 15, 6, 21, कितने हो गए? 21। यानी कि इसमें समांतर रेखाओं के कितने युग्म हैं? 21 युग्म हैं। कितने युग्म हैं? 21 युग्म हैं। समांतर रेखाओं के 21 युग्म हैं। अब देखिए, ये तो हो गया समांतर रेखाओं के युग्म। समझ में आ रहा होगा आपको? एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि दी गई आकृति में समांतर रेखाओं के कितने युग्म हैं, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अंदर वाले सेगमेंट को, बाहर वाले सेगमेंट को नहीं, अंदर वाले सेगमेंट को काउंट करेंगे और उन सभी को आपस में जोड़ देंगे। तो सेगमेंट को काउंट करके जोड़ देने से आपके समांतर रेखाओं के युग्म आ जाएंगे। ठीक है, समांतर रेखाओं के युग्म आ जाएंगे। अब देखिए,
हमने आपसे बताया कि हम लोग समांतर रेखाओं के युग्म और आयत की संख्या दोनों साथ में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे से संबंध होता है। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि इस फिगर में, मतलब कि इस आकृति में समांतर रेखाओं के कितने युग्म हैं, इस क्वेश्चन में समांतर रेखाओं के कितने युग्म हैं, अब आप क्या करेंगे, सेगमेंट काउंट करेंगे, 1 2 3 4। कितने युग्म हैं, तो सभी को ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 3 3 6 4 10। कितने युग्म हैं, 10। इस क्वेश्चन में समांतर रेखाओं के कितने युग्म हैं, तो 10 युग्म हैं। फिर चाहे वो लाइन ऐसी हो या वो लाइन ऐसी हो, है तो समांतर, हमें सिर्फ समांतर रेखाओं से मतलब है। चलिए इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि आयत की संख्या इसमें कैसे निकालेंगे। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ लिया समांतर रेखाएं ऐसी हो ना, या फिर ऐसी हो, ये सभी एक दूसरे के समांतर हैं कि नहीं, ये सभी एक दूसरे के समांतर ही हैं, ये सभी एक दूसरे के समांतर ही हैं। पर जैसे मैं आपको एक फिगर और दूं, ये, अब आप मुझे बताइए कि इसमें समांतर रेखाओं के कितने युग्म हैं। थोड़ा सा सोचिए कि इसमें समांतर रेखाओं के कितने युग्म हैं, आप मुझे बताएंगे। तो इसमें समांतर रेखाओं के कोई भी युग्म नहीं है, इसमें समांतर रेखाओं के कोई भी युग्म नहीं है। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर ही हो सकती हैं, एक दूसरे को काट कभी भी नहीं सकती हैं। अगर एक दूसरे को एक रेखाएं काट रही हैं, एक रेखा दूसरी रेखा को काट रही है, तो इसका मतलब उसमें कोई भी समांतर रेखा नहीं है, क्योंकि समांतर रेखा एक दूसरे के सामने हो सकती है, ना कि एक दूसरे को कभी भी काट सकती हैं। तो अगर इस टाइप का कोई फिगर आपके सामने आ जाए और आपसे पूछ ले, क्योंकि एक एग्जाम में पूछा था कि समांतर रेखाओं के युग्म, इस फिगर को देके उसने पूछा था कि इसमें समांतर रेखाओं के कितने युग्म हैं, तो इसमें समांतर रेखाओं के एक भी युग्म नहीं है। इस फिगर में समांतर रेखाओं के कोई युग्म नहीं है, क्योंकि समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। ठीक है, समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती और न ही एक दूसरे को छू सकती है, वो सदैव एक दूसरे से दूर ही रहती हैं। समांतर रेखाओं का यह नियम है कि वो कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती और एक दूसरे को छू नहीं सकती, वो एक दूसरे से दूर ही रहती हैं। अब इस फिगर की बात करें ना, तो हमने बताया कि आपको निकालना रहे, आपको हमने बताया आयत में आयत की संख्या निकालना, वर्ग में आयत में वर्ग की संख्या निकालना, वर्ग में वर्ग की संख्या निकालना। अब हम लोग पढ़ेंगे आयत में आयत की संख्या निकालना। क्या पढ़ेंगे? आयत में आयत की संख्या निकालना, आयत में आयत की संख्या निकालना। ठीक है, देखिए हमने रेखाएं, समांतर रेखाएं देख ली, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समांतर रेखाओं को ही गिनेंगे। क्या करेंगे? समांतर रेखाओं को ही गिनेंगे। तो इसके सेगमेंट को काउंट करेंगे, समांतर रेखाओं के सेगमेंट को काउंट करेंगे। तो इसकी जो समांतर रेखाएं हैं वो कौन कौन सी सेगमेंट बना रही हैं? 1 2 3 4 5। ये कितना सेगमेंट बना रही हैं? 5 सेगमेंट बना रही हैं। और ये जो समांतर रेखाएं हैं आपकी लंबवत, वो कितना सेगमेंट बना रही हैं? 1 2 3 4, वो 4 सेगमेंट बना रही हैं। तो हम सबसे पहले सेगमेंट को काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10। जो लंबवत रेखाएं हैं वो 10 सेगमेंट बना रही हैं, मतलब कि उनमें 10 समांतर रेखाएं हैं। और जो हमारा ये है, इसमें कितनी होंगी? 6 4 10 5, 15 हो गए। इसमें समांतर रेखाएं कितनी हो गई? 15 हो गई। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिए कि इसमें कुल कितनी समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि समांतर रेखाओं के युग्म ये भी हैं और समांतर रेखाओं के युग्म ये भी हैं। ये लंबवत, ये जो हमारा है ये लंबवत रेखाएं हैं और ये जो हमारा है वो क्षैतिज रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा है वो लंबवत है और ये जो हमारा है वो क्षैतिज है। तो समांतर रेखाओं के युग्म अगर इसमें पूछ ले कि इस आकृति में कुल कितनी समांतर रेखाएं हैं, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? 25। यानी कि इसमें कुल कितनी समांतर रेखाओं के युग्म है? तो 25।
कुल कितने समांतर रेखाओं के युग्म हैं, तो 25। अब आपसे इसमें पूछ लिया कि समांतर इस आकृति में आयत की संख्या कितनी है। हमने आपको बताया कि समांतर रेखाओं के कुल युग्म पूछेगा तो आप लंबवत और क्षैतिज जितनी भी समांतर रेखाएं हैं उनका निकाल के उसको जोड़ देंगे। पर अब अगर आपको पूछ ले कि इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी है, आयत की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे, जो हमारा ये आया है, ये समांतर रेखाएं, जो दोनों समांतर रेखाएं आई हैं उन दोनों का हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब उन दोनों को हम आपस में गुणा कर देंगे तो हमें आयतों की संख्या मिल जाएगी। जब हम उन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो हमें आयत की संख्या मिल जाएगी। तो आयत की संख्या का निकालने का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं ऐसे, आयत की संख्या बराबर दोनों समांतर रेखाओं के युग्मों का आपस में गुणनफल। क्या है, दोनों कौन से, एक लंबवत और एक क्षैतिज ना, एक लंबवत और एक क्षैतिज, दोनों समांतर रेखाओं के युग्मों का गुणनफल। दोनों समांतर रेखाओं के युग्मों का गुणनफल, ये हमारा हो गया आयत की संख्या निकालने का फॉर्मूला। तो हम लोग कर लेते हैं, ये कितना है 15 और ये कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 150। यानी कि इसमें कुल कितने आयत हैं, 150। ठीक है, 150। इसमें कुल कितने आयत हैं, तो 150। क्योंकि आयत को काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे देखिए, आप अगर इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 तो हमारे छोटे हो गए, 20 तो हमारे छोटे छोटे हो गए। पर अब इन दोनों को मिला के देखिए, इन 2 आयत को भी मिला के एक आयत बना। ठीक, फिर इन 3 आयत को मिला के एक आयत बना, फिर इस 4 आयत को मिला के एक आयत बना, फिर ये बीच में एक आयत बना। ठीक है, इस बीच में एक आयत बना ना, इस बीच में बना, फिर इन सब को मिला के एक आयत बना। फिर इस तरीके से आयत की संख्या निकालना बहुत टफ होता है, क्योंकि इसमें आयत की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। किसी फिगर में आयत की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आयत की संख्या निकालने के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे। आयत की संख्या बराबर दोनों समांतर रेखाओं के युग्म का गुणनफल। दोनों समांतर रेखाओं के युग्म का गुणनफल। क्या, गुणनफल, ये याद रखिएगा, दोनों समांतर रेखाओं के युग्म का गुणनफल। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना समांतर रेखाओं के युग्म और आयत की संख्या निकालना। हम लोगों ने क्या क्या जाना, समांतर रेखाओं के युग्म और आयत की संख्या निकालना। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा वर्ग। क्या पढ़ा, वर्ग। वर्ग निकालना, वर्ग किसमें, वर्ग आयत में और वर्ग में और वर्ग आयत में। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आयत निकालना आयत में। ये 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। और फिर एक और चीज़ पढ़ी हम लोगों ने, समांतर रेखाओं के युग्म। क्या पढ़ा, समांतर रेखाओं के युग्म। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।